नमस्कार, मैं सलीम खान पॉजिट्रॉन क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो साथी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स की क्लासेस लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा और हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, और आज संभवतः पहली क्लास हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ मैं फिजिक्स को पढ़ेंगे कैसे। मैं आपको पढ़ाऊँगा, थ्योरी पढ़ाऊँगा और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आपको थ्योरी तो पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी सवाल आपके मन में आता है तो आप उस मेरे से पूछ सकते हैं। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो दोस्तों, जब आप लैब असिस्टेंट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 10 टॉपिक दिए गए हैं। फिजिक्स में कौन कौन से हैं वो 10 टॉपिक वैसे तो आपने देख लिए होंगे, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। 10 टॉपिक हैं। उसमें एक है रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, या मैं यूं कह सकता हूं कि दृढ़ पिंड गतिकी। कौन सा टॉपिक है? दृढ़ पिंड गतिकी। दूसरे टॉपिक की बात करूं मैं, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। तीसरे टॉपिक की बात करूं मैं तो है वेव यानी कि तरंग। एक टॉपिक आपका है ओसिलेशन यानी कि दोलन। इसमें एसएचएम वगैरह हम पढ़ते हैं, दोलन है। एक टॉपिक बात करूं मैं है वो है ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी, जिसमें सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इनके बारे में पढ़ते हैं, प्रकाशिकी। आगे टॉपिक रहेगा अपना इलेक्ट्रोस्टेट या मैं यूं कह दूं स्थिर वैद्युतिकी। आगे अगर बात करूं मैं तो करंट का मतलब विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। आगे मैं टॉपिक की बात करूं तो आ जाएगा एक सेमीकंडक्टर, और परमाणु यानी कि एटम। परमाणु, सेमीकंडक्टर अर्धचालक होता है, आपको ध्यान ही होगा। आगे मैं बात करूं 10वां और अंतिम टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। दोस्तों, ये 10 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। 10 टॉपिक कहने को 10 टॉपिक हैं, लेकिन काफ़ी ब्रॉड जो है आपका सिलेबस रहता है। इसमें से आपको ध्यान ही होगा कि फिजिक्स में 35 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। टोटल 70 नंबर का काम होगा आपका। दोस्तों, राजस्थान जी की हर कोई कर लेता है, केमिस्ट्री भी आसान होती है, हर कोई कर लेता है, बायोलॉजी भी थ्योरेटिकल होती है, हर कोई कर लेता है। बात यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे आके रुक जाती है बात 70 नंबर। ये 70 नंबर आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं। दोस्तों, आपको ढंग से पढ़ना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, पूरी क्लास को तन्मयता के साथ देखना है, ठीक है, धैर्य के साथ देखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज। ज़्यादा वक्त मैं बर्बाद नहीं करूंगा आपका। सबसे पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं आज, दृढ़ पिंड गतिकी या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। दोस्तों, रिजिड बॉडी क्या होती है आपको ध्यान होगा। रिजिड बॉडी का मतलब दृढ़ पिंड वो पिंड होता है जो कि सॉलिड हो, कहने के जो देसी भाषा में कहें तो कठोर हो, सॉलिड हो, या यूं कहूं मैं दृढ़ पिंड वो होता है जो गति के दौरान जिसके अंदर प्रत्येक दो पार्टिकल के बीच की दूरी सदैव समान रहती हो। जैसे कोई भी पिंड है, ये दृढ़ पिंड कब कहलाएगा? यदि इनके बीच में, यदि इस पर कोई भी दो भी कण लें हम, और उन दोनों कण के बीच की दूरी यदि सदैव बराबर रहती है, तो इसका मतलब ये पिंड कैसा है? दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड की गति का अध्ययन करेंगे हम। मान लो ये कोई दृढ़ पिंड है, इसकी गति का अध्ययन करेंगे। तो इसकी गति का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इसके किसी भी बिंदु पर इसका द्रव्यमान केंद्रित मानते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो दृढ़ पिंड गतिकी में पहला टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, या मैं यूं कहूं द्रव्यमान केंद्र।
द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों यहीं से आपकी फिजिक्स जो है वो शुरू हो जाती है, मेन टॉपिक ये शुरू हो जाता है आपका द्रव्यमान केंद्र। दोस्तों पिछली बार भी द्रव्यमान केंद्र से एक क्वेश्चन आया हुआ है, आगे अब की बार भी आने की संभावना है, तो आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल इजी सा है। द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालेंगे, ठीक है। द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? द्रव्यमान केंद्र सिंपल भाषा में मैं अगर कहूं तो द्रव्यमान केंद्र वो बिंदु होता है जो किसी भी वस्तु का जिस पर द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। यानी द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके। समझे मेरी बात को? क्या वह बिंदु उस वस्तु पर होना आवश्यक है? यानी द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जिस बिंदु पर द्रव्यमान केंद्रित माना जा सके वो द्रव्यमान केंद्र होता है। जैसे ये देखो आप, ये बॉडी है, मैं मान सकता हूं कि यहां पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है, मान सकते हैं। जैसे कोई चकती है, मान लो चकती समझते हो, प्लेट है, इस प्लेट का द्रव्यमान केंद्रित कहां मान सकते हैं हम? इसके बिल्कुल बीच में मान सकते हैं कि इसका सारा द्रव्यमान यहां पर केंद्रित है, मान सकते हैं। क्या ये द्रव्यमान केंद्र हर बार वस्तु के ऊपर होना आवश्यक है? कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसे आप मानो एक रिंग है आपके पास, इस प्रकार की कोई रिंग है, इस रिंग का अगर द्रव्यमान केंद्र पूछा जाए आपसे तो कहां होगा? बिल्कुल इसके ठीक बीच में होगा, ठीक है, इसके ठीक बीच में होता है, ये वस्तु के ऊपर नहीं है, तो द्रव्यमान केंद्र वस्तु के ऊपर होना आवश्यक है नहीं है। एक परिभाषा और दी जाती है साइंटिफिकली, वो क्या दी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसी परिभाषा से हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना सीखना है। देखो उस परिभाषा को बताने से पहले मैं एक द्रव्यमान आघूर्ण ये बता देता हूं, छोटा सा टॉपिक नहीं कह सकते हम, द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान आघूर्ण या मास मोमेंट्स, छोड़ो इंग्लिश छोड़ो, हिंदी में कर लेते हैं सिर्फ। द्रव्यमान आघूर्ण, मास मोमेंट्स। देखो द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? कोई वस्तु है, मान लीजिए एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और एक बिंदु कोई भी मान लो a बिंदु है, इसके सापेक्ष इस वस्तु का द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा? मान लो ये दूरी d है, मान लिया ये दूरी क्या है? d। तो इस बिंदु a के सापेक्ष m का द्रव्यमान आघूर्ण क्या होगा? वो होगा z इज इक्वल टू एम डी स्क्वेयर, सॉरी एम डी के ऊपर ये लगाना है सदिश, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रहती है। z क्या होगा? एम डी, समझे मेरी बात को? या ये d की बजाय r मान लेता हूं, r वेक्टर हो अगर ये, तो z का मान क्या होगा? z वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एम आर वेक्टर। हमें पहुंचना है द्रव्यमान केंद्र तक, तो हमें द्रव्यमान आघूर्ण आना चाहिए। द्रव्यमान आघूर्ण क्या होता है? किसी बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड का या किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान आघूर्ण उस ऑब्जेक्ट के मास और उनके मध्य दूरी के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। देखो गुणनफल हो रहा है ना। अब देखो हमें द्रव्यमान आघूर्ण से ही द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा मिलेगी। अब देखो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, इधर द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, वह पॉइंट होता है जिसके सापेक्ष सभी द्रव्यमानों का सदिश, सभी द्रव्यमानों का सदिश नहीं, सॉरी, द्रव्यमान आघूर्णों भी एक से ज्यादा द्रव्यमान है तो आघूर्णों शब्द का मिलेंगे। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके सापेक्ष सभी द्रव्यमानों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। ये क्या होता है? द्रव्यमान आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? वह बिंदु जिसके सापेक्ष सभी द्रव्यमानों का द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको। मान लीजिए ये कोई अपना निकाय है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कण हैं, 4 कण मान लिए मैंने, जैसे 4 कण है, प्रत्येक का ये इससे दूरी r वेक्टर है, इसका सदिश हो गया r वेक्टर। ये m1 द्रव्यमान है
और इसका सदिश, सदिश तो पढ़े ना आपने, इस प्रकार मानते हैं भी आर वेक्टर है, मान लो m1 द्रव्यमान का सदिश वेक्टर है r, स्थिति वेक्टर r1 है, m2 द्रव्यमान का पोजीशन वेक्टर है वो है r2, m3 का हो गया r3 पोजीशन वेक्टर, और rm4 का हो गया r4। m1 m2 m3 क्या है, तीन द्रव्यमान है, इनके पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 r4 है। तो ये द्रव्यमान के अंदर कौन सा बिंदु होगा, ये बिंदु कब द्रव्यमान के अंदर कहलाएगा, मूल बिंदु कब द्रव्यमान के अंदर कहलाएगा, जब कहलाएगा जबकि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर प्लस m4 r4 वेक्टर, इनका योग क्या हो, 0। देखो द्रव्यमान तो अगुण है, ये द्रव्यमान अगुण है ना, द्रव्यमान अगुणों का योग क्या हो, 0 हो, तो उस बिंदु को क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये देखो थ्योरी होती है वो अलग चीज होती है, ये थ्योरी आपको समझ में आई है कुछ कुछ, ये थ्योरी आपको क्लियर कट कब समझ में आएगी, जब आप इसके सवाल करोगे। तो देखो कुछ एक सवाल देख लेता हूं मैं, कर लेते हैं हम, ये सारा लिख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, रोक करके लिख लीजिए। हाँ, तो मान क्या था यहां पर कि द्रव्यमान के अंदर वो होता है जहां z इज इक्वल टू 0 हो। z का मान क्या था, mr1 वेक्टर है ना, mr था, एक ही बिंदु के लिए दिखा तो हमने mr लिखा था, ठीक है। अब देखो पहला आपका टॉपिक हो जाएगा कि दो पिंडों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर, द्रव्यमान के अंदर, दो पिंडों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर, ये आपको ढंग से समझ में आ जाएगा तो 3 का 4 का कितने का निकाल सकते हैं फिर हम। देखो कैसे निकालेंगे, दो पिंड है, मान लीजिए m1 और m2 दो पिंड है, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, ठीक है। इनके बीच में दूरी है, मान लो d दूरी है, इनके बीच में कितनी दूरी है, d दूरी है। हम 2d के लिए निकाल रहे हैं। पहले ये क्या है, दो पिंडों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर, दो पिंड जब आपको सीधे सीधे दे दिए जाए 2d में, 2d समझते हो ना आप भी, एक तो 3d होता है हवा के अंदर दे दिया जाए आपको, और देखो 2d तो ये होती है, सिर्फ इनकी बात चल रही है, दो ही प्लेन लंबाई और चौड़ाई की बात चल रही है, और 3d का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बात चलेगी। तो 2d में देखिए दो पिंडों के निकाय का द्रव्यमान के अंदर कैसे निकालेंगे, यदि m1 और m2 दो द्रव्यमान है और उनके बीच दूरी d है, तो इनका द्रव्यमान के अंदर कहाँ मानेंगे, ये इस साइड में होगा क्या, नहीं होगा, इस साइड में भी नहीं मान सकते, इनके बीच में मिलेगा कहीं ना कहीं। m1 और m2 का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित मान सकते हैं हम, m1 और m2 के बीच में मानेंगे कहीं ना कहीं। मान लीजिए इनका द्रव्यमान के अंदर किसी बिंदु पर है, ठीक है, और इस बिंदु की दूरी m1 से क्या है, d1 दूरी है, और m2 से d2 दूरी है। अब हमें d1 और d2 के मान निकालने हैं, वो देखो कैसे निकालते हैं। भी क्वेश्चन आएगा ना, भी निकालिए इस प्रकार से, 5 किलो का है, ये 3 किलोग्राम का है, द्रव्यमान के अंदर निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें d1 चाहिए अथवा d2 चाहिए, एक आ जाएगी तो दूसरे अपने आप आ जाएगी, d में से माइनस कर लेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं, हमें चाहिए द्रव्यमान उनके अंदर होता क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण का योग शून्य करना है हमें, तो इसका द्रव्यमान आघूर्ण निकालो। देखो इसका द्रव्यमान आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष निकालो। ये देखिए सदिश की बात चल रही थी, मैंने कहा सदिश वेक्टर है, ये द्रव्यमान आघूर्ण क्या है, वेक्टर राशि है, सदिश राशि है। तो यदि मैं इसको 0 मानूं तो इधर वाली संख्या को पॉजिटिव मान लेता हूं, इधर वाली को क्या मान लेता हूं, नेगेटिव मान लेता हूं, ठीक है। तो d, या इसको देखो साधारणतः हम कैसे मानते हैं, बीच में 0, इधर पॉजिटिव इधर माइनस, तो मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, इसको नेगेटिव मान लेता हूं, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान आघूर्ण, ये क्या था, द्रव्यमान आघूर्ण था, द्रव्यमान आघूर्ण निकालना है, और उस द्रव्यमान आघूर्णों के योग को क्या करना है, 0 करना है, यही तो करना है हमें। फिर क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, द्रव्यमान के अंदर आ जाएगा। तो इसका द्रव्यमान आघूर्ण देखो कैसे निकालेंगे, यहां से पहले m1 का निकालें तो माइनस में है, तो m1 इंटू माइनस d1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका द्रव्यमान आघूर्ण इस बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, m2 d2, भी ये प्लस में है तो पॉजिटिव आ जाएगा, m2 और d2, इसका मान क्या होगा, 0। द्रव्यमान आघूर्णों का योग 0 होता है, वो बिंदु कौन सा होता है, द्रव्यमान के अंदर होता है,
है ना, सेंटर ऑफ मास। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो m1 d1 माइनस प्लस m2 d2 इज इक्वल टू 0, और मैं इसको इधर ले जाता हूं तो माइनस m1 d1 प्लस बराबर माइनस m2 d2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d1 अपॉन d2 का मान क्या आ जाएगा, देखो ये d1 था, ये d2 इधर आ गया, m2 है, m1 इधर चला गया, m2 अपॉन m1। बोलो समझ में आया क्या? d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, ये बात समझ में आई? अगर ऐसा रिलेशन हो तो यहां से d1 और d2 का मान कैसे निकालेंगे? देखो d1 निकालने के लिए m2 ऊपर है तो हम m2 रखेंगे ऊपर, अपॉन नीचे क्या रखते हैं m1 प्लस m2 इनटू क्या आ जाएगा d, और d2 कैसे निकालेंगे? m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। बोलो अगर ऐसा रिलेशन हो तो आपने निकाले ना ऐसे मान, या फिर सीधा याद रख लो आप m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड है और उनके बीच सेंटर ऑफ मास निकालना हो, d1 और d2 कैसे निकालते हैं? d1 निकालते हैं तो m2 ऊपर रखते हैं नीचे टोटल, और d2 निकालते हैं तो दूसरा मास d2 है तो m1 ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल इंटू कुल दूरी। ठीक है, निकल जाएगा इस प्रकार से। एक दो एग्जाम्पल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल कर लेते हैं, बस कुछ नहीं, द्रव्यमान आघूर्ण है उनका सदिश योग शून्य करना है बस, और कुछ नहीं। देखो एग्जाम्पल, जैसे आपसे बोल दिया जाए, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया वो भी करेंगे, लेकिन पहले कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई द्रव्यमान है और ये कोई दूसरा द्रव्यमान है, इसका मान मान लीजिए 4 किलोग्राम है और इसका मास है वो है 3 किलोग्राम। ठीक है, और इनके मध्य दूरी है वो है 2 मीटर। आपसे पूछा जाएगा कि इनका द्रव्यमान केंद्र बताइए। द्रव्यमान केंद्र 3 किलोग्राम से कितनी दूर है, 4 किलोग्राम से कितनी दूर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। कैसे निकालेंगे वो देखो, मान लीजिए कि इसका द्रव्यमान केंद्र है वो यहाँ से लेकर के किसी बिंदु तक है, और उस बिंदु की दूरी मान ली हमने कितनी है, d मान ली, d1 मान सकते हैं, d मान सकते हैं, d1 मान ली, और ये दूरी मान ली हमने d2। ठीक है भाई, ये दूरी d2 है। तो देखो d1 कैसे निकालेंगे? d1 डिस्टेंस क्या आ जाएगी, d1 है तो m2 ऊपर आता है पहले 3 अपॉन m1 प्लस m2, 4 और 3 7 इंटू टोटल दूरी कितनी है 2 मीटर 2। भाई ये फॉर्मूला लगाना है, d1 निकालना तो m2 ऊपर अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d, यानी 2 ऊपर। कितने आ गई देखो, 7 3 दूनी 6/7, ये आ जाएगी 0.847 मीटर। अब देखो d1 का मतलब 4 किलोग्राम से कितनी दूरी पर आई है, 0.87, ये 0.87 है, तो ये बताओ कितनी बच गई दूसरी, 2 मीटर में से चलेगी 1.13, यही बचेगी ये दूरी। और वैसे भी आप देख सकते हो कि यहाँ 3 किलोग्राम है, यहाँ 4 किलोग्राम है, ये वजन ज्यादा है, तो द्रव्यमान के अंदर इस वजन ज्यादा वजन के निकट होगा ना, तो मतलब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, सही है। समझ रहे हो? देखो एक क्वेश्चन और देखो इसी प्रकार का, ये 5 किलोग्राम है द्रव्यमान और दूसरा द्रव्यमान है वो है 12 किलोग्राम। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमें दे दी है 5 मीटर। द्रव्यमान के अंदर निकालिए, द्रव्यमान के अंदर निकालिए और बताइए कि 5 किलोग्राम के वजन से कितनी दूरी पर है द्रव्यमान के अंदर। आंसर बताना है आपको। कैसे करेंगे? वही मान लीजिए इससे d1 दूरी पर है और इससे d2 दूरी पर है, d1 और d2 के मान हमें निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले d1 का मान निकाल लेते हैं। d1 इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, d1 है तो m2 रखते हैं, m2 अपॉन m1 प्लस m2 12 प्लस 5 इंटू टोटल d कितनी 5, ये ऊपर रख देते हैं। कितना हो गया 12 इंटू 5 60, 12 5 प्लस 7 17, ये हो गया। 17 का डिवाइड कर दो, 17 थी 51, बच गए 9, हो गए 90, 17 5 85, 17 5 85,
और बच गए 5, 50, 17, 30, 51, लगभग 3.53 आएगी। कितनी आएगी? यानी इसका मान लगभग 3.53 आ गया इसका मान। तो 5 किलोग्राम से कितनी दूरी है? 3.53। और दूसरी D2 तो निकाल लोगे आप, या तो इस फॉर्मूले से निकालो, या फॉर्मूले से नहीं निकालना चाहते तो 5 में से डिवाइड माइनस कर दो। बोलो, कर लोगे ना इस प्रकार से? इस प्रकार से दो पिंडों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र आप निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं कि दो पिंड दिए हमें सिंपल 2D की बात चल रही है। अगर 3D की बात हो तो कैसे करेंगे? 3D की बात हो, देखो कैसे करेंगे।